आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल के मत्सिल सेक्टर से, जहां कल सुबह हुई गोलीबारी के बाद 7 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जिनमें 4 फौजी अफगान और 3 मिलिटेंट भी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के मत्सिल सेक्टर में कल हुई गोलीबारी में बीएसएफ का अफसर भी मारा गया और इस सारी सिचुएशन के दौरान पूरे इलाके में बताया जाता है कि मिलिटेंटों की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, जिससे नाकाम बनाते हुए ये सारी कोशिश की गई। ये सारा वाक़ा पेश आया और लाइन ऑफ कंट्रोल की इस गोलीबारी में मारे गए फौजी जवानों को आज सरकारी एजाज़ के साथ श्रीनगर से अपने आबाई इलाकों के लिए, अपना आबाई घरों के लिए रवाना किया गया और श्रीनगर के हुमामा में आज एक मुख्तसर तकरीब के दौरान मारे गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों को खिराज अकीदत भी पेश की गई। सात और 8 तारीख को, क्योंकि करीबन 15 दिन से पहले हमारे पास इनपुट था कि कुछ मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अम्बुश कम पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया को रात को पेट्रोल करती थी। तो उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी, तो उसमें एक इंचार्ज थे, सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे, ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे, उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा, इन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई और इन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमारे जो कांस्टेबल सुदीप सरकार थे वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था। तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शेडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये इनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुदीप सरकार जो है शहीद हो गए थे, उनको काफ़ी गोलियाँ लगी थी। उसके बाद मॉर्निंग में ज्वाइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद वहाँ पे 2 मिलिटेंट और गिराए और इसमें हमारे आर्मी के कैप्टन, जो आप सभी जानते हैं, आशुतोष कुमार जी, और 2 जवान शहीद हो गए। तो अभी क्या हालात है वहाँ पे, जो ऑपरेशन अभी चल रहा है या अभी कॉल्ड ऑफ किया गया कि चल रहा है सर? अभी वो चलता रहेगा, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी डाउट है, थोड़ा डिस्टेंस हुआ ना, अनइवन ग्राउंड है, तो पूरा जब तक सैनिटाइज नहीं कर देंगे उस एरिया को, वो कंप्लीट करने में। और चलिए अब सियासत, तो सियासत में बीजेपी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बता ही चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हमेशा से दगाबाजी कर चुकी है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी गुपकार अलायंस के हवाले से बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि कश्मीर के नौजवानों के हाथों में बंदूक और पत्थर थमा देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जम्मू में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जोरदार थी, तेज तर्रार थी और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान यह भी बताया कि 370-35 से न सिर्फ कश्मीर वादी के लोगों के लिए बल्कि जम्मू की आवाम के लिए भी एक सुनहरा दौर है, एक सुनहरा ख्वाब है। जम्मू कश्मीर में आज मीडिया से मुखातिब होते हुए महबूबा मुफ्ती ने सवालात का जवाब देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की ये सारी सिचुएशन बीजेपी की पैदा करता है और बीजेपी बकौल उनके जो मुल्क के दस्तूर, मुल्क के आईन के मुताबिक काम करने के बजाय मुल्क में आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रही है। चीन का भी हवाला दिया और महबूबा मुफ्ती ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी हवाला दिया। मुल्क के मीडिया पर भी सवाल उठाए और मुल्क की सरकार पर भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए ये तक पूछ डाला कि चीन को जो ज़मीन दी है
है उस पर बात क्यों नहीं की जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में नागा, उल्फा और दूसरे लोग मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता है। आखिर जम्मू कश्मीर को ही लेके पूरे मुल्क में सियासत क्यों की जा रही है? महबूबा मुफ्ती की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेज तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि वाजपेयी जी के किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स, उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं तो जम्मू के लोगों की बात आपको बता रही हूँ कि जम्मू के लोग आज रो रहे हैं, यहाँ के ट्रेडर्स रो रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी उनकी। अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आइन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ? अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती उस पे? मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया, हजारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था। अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दे हैव डेसिक्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी। ये महबूबा मुफ्ती की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन गुपकार अलायंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल शाम को बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के इस अलायंस में कांग्रेस भी उनके साथ है और कांग्रेस के साथ आने वाले इंतखाबात लड़े जाएंगे। ये फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था, लेकिन कांग्रेस इस पे तिलमिला उठी और कांग्रेस के सीनियर लीडर सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बकौल उनके अभी इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई है। अगर वो उनसे मिले भी हैं, ये भी मेरे को मालूम नहीं है कि वो उनसे मुलाकात हुई या ना हुई। उसका स्वयं जो मीर साहब हैं वो जवाब दे सकते हैं कि वो मिले या नहीं मिले, क्योंकि बड़े लीडरों की बड़ी बातें होती हैं, बड़े फोरम्स में जो सीनियर लोग वो बैठते हैं। रही बात अभी का जो डीडीसी चुनाव हो रहा है, उसमें जो पीपल्स अलायंस है वो उसकी एक सीधी कड़ी है। उन्होंने एक अपना फॉर्मेट जो है वो बना के लोगों के सामने रखा, कौन इसका चेयरमैन है, कौन स्पोक्स पर्सन है, कौन क्या है। उसमें तो कांग्रेस आपको कहीं पे दिखी नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज हैं, उनको बोल दिया गया कि अपने कैंडिडेट्स की तैयारी करो और हर एक सीट पे कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जो इस गुपकार डिक्लेरेशन का, देखो हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है। हम कांग्रेस किसी जमात के साथ इस तरीके से नहीं मिल सकती है, जैसे आप बोलते हो कि गुपकार अलायंस में 4 पार्टीज हुई तो पीपल अलायंस बन गया। तो कांग्रेस की अपनी एक पहचान है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी, उन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी फाइनल करेंगे वो फारूक साहब करेंगे। ये उन्होंने कहा जब सजाद लोन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। तो कांग्रेस अपनी पार्टी, कांग्रेस जो है स्वयं अपना डिसीजन लेती है, कौन आदमी हमने इलेक्शन में उतारना, कौन नहीं लेना, हमने किसी से पूछना नहीं होता है। इधर इत्तेहाद से किनारा कशी जहां कांग्रेस ने की, वहीं जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात भी की जा रही है और जनता दल यूनाइटेड ने भी आज स्टेटहुड की बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और स्टेटहुड के लिए लड़ना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन ने बताया कि मंजिल मकसूद 370 नहीं, स्टेटहुड है। डीडीसी भी पहली दफा जम्मू कश्मीर में, और इसका असर हमें जरूर देखने को मिलेगा। और जो छोटे बड़े जो काम है आपके ग्राउंड सतह पे, कम से कम उनको आप मजबूत कर सकते हो, ये हमारी कोशिश है इस बार। और यहां तक कि हमें इसमें भी खुशी है क्योंकि गुपकार अलायंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने का जो है अपना मूड बनाया है, उसको भी हम वेलकम करते हैं।
ये सियासत के गलियारों की चहल पहल और जम्मू कश्मीर में सियासत के गलियारों में चहल पहल परसों से ही शुरू हुई है। गुपकार अलायंस भी बना और गुपकार अलायंस के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार एक साथ होकर इंतखाबात में चलने की तैयारी भी की। इंतखाबात की शुरुआत भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ क्वार्टर्स के हवाले से अभी भी बताया जा रहा है कि इंतखाबात पर अभी भी बादल ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को बैकफुट पे जाने के लिए इस इत्तेहाद ने मजबूर किया है। लेकिन इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में एक और मामला भी था जिससे हम सरकार कहते हैं। सरकार इस साल कश्मीर में रही तो आधी ही रही, कुछ जम्मू में कुछ कश्मीर में, लेकिन वजह बताई गई कोविड। लेकिन कोविड के बाद अब सरकार बाज़ाब्ता दरबार मुंह के साथ जम्मू चली गई है। सरकार दरबार मुंह के साथ जम्मू चली गई। कश्मीर की खुशहाली भी अब यहाँ नजर नहीं आ रही है। न जाने वो बिजली भी चली गई, न जाने वो पानी भी चला गया। ये सब कुछ दरबार मुंह के साथ चला गया और जम्मू या आज बाज़ाब्ता तौर पे दरबार मुंह की शुरुआत भी हुई और आज पहले दिन पर वहाँ तकरीब भी हुई जहाँ रियासत के गवर्नर ने तकरीब के दौरान मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी तिरंगा भी लहराया। सरकार जम्मू चली गई, कुछ हवाई जहाज़ों में चले गए, कुछ ज़मीनी रास्ते से चले गए और ज़मीनी रास्ते को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कहा जाता है। ये शाहराह कौमी शाहराह जो है ये आम कश्मीरी के लिए कितनी परेशान कुन कभी कभी बन जाती है, उसकी मिसालें तो बहुत हैं। लेकिन इन दिनों कश्मीर का ट्रेडर तबका भी शाहराह की वजह से परेशान है। एक शाहराह की खस्ता हालत और उस शाहराह की खस्ता हालत के साथ साथ बताया जाता है कि शाहराह पर तिजारत भी की जाती है। कौन सी तिजारत हो रही है? इल्ज़ामात कश्मीरी अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तिजारत और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के साथ साथ जम्मू श्रीनगर मुगल रोड के हवाले से भी बताया जाता है कि सियासत की तिजारत की जा रही है। मुगल रोड को इस साल भी खोलने के हवाले से कई मामला सामने रखे गए और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मरम्मत के नाम पर मुकम्मल हो ही नहीं रही है। कभी शाहराह पर ज़मीन खिसक जाती है तो कभी ऊपर से पत्थर आ जाते। लेकिन अब की बार श्रीनगर में जो बातें हो रही हैं वो न पत्थरों को लेकर हो रही हैं, ना ही वो शाहराह के खिसकने को लेकर हो रही हैं, बल्कि कश्मीर में एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये इल्ज़ामात की बारिश आज वादी कश्मीर की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में लगाए जाते। श्रीनगर की फ्रूट मंडी में भी इल्ज़ाम लगाए जाते और बताया जा रहा था कि जानबूझ के इस शाहराह पर रोड़े और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। कश्मीर की तिजारत को ख़त्म करने की एक मनसूबाबंद बकौल उनके मनसूबाबंद साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और श्रीनगर की फ्रूट मंडी में दुकानदारों से लेकर फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बता रहे थे कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, लेकिन पर्दा उठाने की ज़रूरत भी है। यहाँ के ग्रोवर चूँकि पीक सीज़न इस वक्त है, गाड़ियों को अपना फ्रूट यहाँ से बाहर की मंडी में बेचते हैं, मगर इसमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दिवाली का एक त्यौहार आने वाला और छठ पूजा है, हमारी हज़ारों गाड़ियों को खामखा हाईवे पर रोक कर रखा है। अगर ये माल वहाँ त्यौहार के नज़दीक नहीं पहुँचा तो समझे बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। श्रीनगर की फ्रूट मंडी के लोग नालान परेशान, लेकिन सोपोर की फ्रूट मंडी भी और वहाँ के लोग भी कुछ परेशान कुछ नालान दिखाई दे रहे। उनका भी यही मामला और आज यूं कहें तो ट्रेडर्स खास तौर पे फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता ट्रेडर्स तो सड़कों पे उतरे थे, नालान थे। और सोपोर में भी यही मामला था कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के लिए अब एक नासूर बनता जा रहा है। लगातार सियासत के बतौर इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज का जो प्रोटेस्ट था इसका मेन मकसद है जो हमारी गाड़ियां रोक दी गई है जिनमें फ्रेश फ्रूट है, पिछले 6 दिनों से लाहौर मंडा में बिला जवाज़ उनको रोक दिया गया। ये आज की बात नहीं, क्योंकि बार बार ये आज हमारा 5वां प्रोटेस्ट है यहाँ पर और आगे छठ दिवाली का जो त्यौहार है, हमारी गाड़ियाँ टाइम पे ना पहुँचने की वजह से हर गाड़ी में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान लग सकता है और नुकसान लगने के बाद ये जो असर है इसका सीधा ग्रोवर्स पर आ जाएगा, डीलर्स पर आ जाएगा और जो गरीब तबका है वो बर्बाद हो जाएगा। हमने बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी जो हमारी माल बर्बाद गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा
टाइम बिल्कुल ही ना रोका जाए। हालांकि हमारी अपील के बावजूद इनको बार बार 4-4, 5-5, 6-6 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए नेशनल हाईवे जो वो बिल्कुल खुला पड़ा है, पैसेंजर गाड़ियाँ इनकी जो कॉन्वॉयज है वो आती जाती है, खाली अगर बंद पड़ा है तो हमारी सेब की गाड़ियों के लिए बंद पड़ा है। और ये जानबूझ के हमारे साथ ये इस्तेसाल किया जाता है, खासकर ये गरीब तबका जो ग्रोवरों का है इनको दबाया जाता है और हमारी इकोनॉमी को बस्ट किया जाता है। सोपोर के ट्रेडर भी बात कर रहे थे और पुलवामा के भी यही बात कर रहे थे। पुलवामा फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता भी यही बातें की जा रही थी, वहाँ पे भी यही रोना था, वहाँ पे भी यही इल्ज़ाम था, कुलगाम का भी यही इल्ज़ाम था। और वादी कश्मीर की लगभग सभी फ्रूट इंडस्ट्रीज या फ्रूट मंडियों में आज सूरत-ए-हाल यही थी, हर जगह पे यही आवाज़ उठाई जा रही थी कि आखिर कब रुकेगा, आखिर कब थमेगा ये सिलसिला जो कौमी शाहराह पर शुरू किया गया है। आज 11 दिन के बाद यूपी हमारी गाड़ी पहुंची, वहां से आपको हम दिखाएंगे आपको व्हाट्सएप पर कि वो उस माल को जो हमने यहाँ से हमारे ये खरीदार है हमारा 950 उसने यहाँ खरीदा है, उसको वहाँ 700 रुपये रेट मिलती है, 300 रुपये एक। अच्छा, अब तो ये भागने पर मजबूर है और उल्टा हमारा पैसा लेके ही भाग जाएगा जब उसको बेचारे को कोई सकत नहीं रही। आज सुबह 7 बजे ही हमने मंडी का गेट बंद किया। अब हमारा ये एएमओ साहब यहाँ आया, सरदार जी, उसने मिन्नतें मांग के हमारा गेट खुलवाया, वरना हम मजबूर हैं। आज हम मंडी को बंद ही करेंगे, आज से हम मंडी में काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी तरह जिम्मेवारी गवर्नमेंट पर होगी। जब उनको यात्रा यहाँ आती है, जब उनको यहाँ कार्रवाई होती है, तो बिल्कुल उनको वो 24 घंटे वहाँ एसेंशियल ड्यूटी लगाते हैं। वहाँ से मुर्गियों को 24 घंटे में यहाँ बेचता है, जबकि हमारा सेब यहाँ से 20 दिन के 15 दिन के बाद पहुँचता है। कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े लोग इल्जाम लगा रहे थे कि मेवा इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए जानबूझकर मेवा गाड़ियों को कौमी शाहराह पर रोका जाता है, हफ्तों रोका जाता है और यूं उनका मेवा सड़ जाता है। ये इल्जाम लगाया जा रहा था। इल्जाम की तहकीकात की मांग भी की जा रही थी और बताया जा रहा था कि रियासत के गवर्नर इसकी तरफ खास तवज्जो दें और देखें कि कहीं जानबूझ के कोई साजिश तो नहीं हो रही है। ये इल्जाम लेकिन तुलबा भी परेशान है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में तुलबा परेशान, एक तरफ कोविड और एक तरफ हालात, और इस सारे के बीच में तुलबा ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अक्सर आते ही रहते हैं। और आज भी बीएड के तुलबा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी पर निशाना साधते हुए बता रहे थे कि जानबूझ के कश्मीर यूनिवर्सिटी भी तुलबा के मुस्तकबिल को मखदूश बनाने की कोशिश कर रही है। 2017-2019 बैच के हम स्टूडेंट्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के, बीएड कॉलेज। वी आर एफिलिएटेड विद बीएड कॉलेज, एससीएम बीएड कॉलेज से। वी आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन। कोई यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट है, कोई डिस्टेंस थ्रू से परस्यू कर रहा है। सर, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाए। जैसे यूनिवर्सिटी ने 1.5 मंथ्स पहले हमारी ये नोटिफिकेशन निकाली कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशंस ऑनलाइन, बट अब yesterday they come up with a notification जिसमें इन्होंने बोला कि हम आपके एग्जाम्स ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। हमारे कुछ स्टूडेंट्स बाहर चले गए, उनको पता था हमारा एग्जाम ऑनलाइन है, वो कहाँ से आएंगे? कोई इलाज की गरज से गया, कोई आउट ऑफ स्टेट गया, 10 दिन में कहाँ से हम इतना प्रिपेयर करें? वो भी डिस्क्रिप्टिव इन्होंने बोला है। या यूनिवर्सिटी को सोचना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमारे डिमांड्स को मानना पड़ेगा। एंड वी नीड टू कंडक्ट this examination online. This is our only demand. तुलबा यूनिवर्सिटी के रवैये से परेशान तो वालिदैन प्राइवेट स्कूलों के रवैये से परेशान। प्राइवेट स्कूलों पर मनमानियों का इल्ज़ाम लगता रहता है। अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि जो सरकार ने निरखनामे मुकर्रर किए हैं फ़ीस के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं होता है। और मिसाल श्रीनगर के बड़े स्कूल डीपीएस की भी दी जाती है। बताया जाता है कि सरकार ने पिछले साल ये भी बताया था कि पिछले साल से लेकर अब तक जो भी डोनेशन लिया गया है वो पेरेंट्स को वापस करना होगा। लेकिन श्रीनगर के एक बड़े स्कूल यानी डीपीएस का जो स्कूल है श्रीनगर के पांता चौक इलाके में, वो तो मानता ही नहीं है, वालिदैन की सुनता ही नहीं है, किसी को भी वापस नहीं कर रहा है। और ये भी बताया जाता है कि 10 करोड़ के करीब उसने ये सारी रकम जो है वो हड़प कर रखी है, वालिदैन को वापस नहीं दे रहा है। और बारामूला में भी कुछ ऐसा ही मामला था। लेकिन बारामूला में आज इंतजामिया ने पेरेंट्स को भी बुलाया था, प्राइवेट स्कूल मालिकान को बुलाया था, यूनियन को बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने मीटिंग बुला के सभी मामलात को सुलझाने की कोशिश भी की।
कई जगह हमें पेरेंट्स की तरफ से शिकायत मिली थी कि या तो उनसे एक्स्ट्रा फ़ीस ली जाती है एडमिशन फ़ी के नाम पे, एनुअल चार्जेस के नाम पे, या कहीं कहीं ये भी पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वन टाइम जो है वो जितना अमाउंट उनको ट्यूशन फ़ी के नाम पे हो या कोई और चार्जेस हो तो वन टाइम के बेसिस पे जो है स्कूल उनसे ले लेते हैं। इसके अलावा वर्दियों के हवाले से और बुक्स के हवाले से भी हमें शिकायत आई थी कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कुछ ख़ास दुकानों से जो है वर्दियाँ ली जाए या बुक्स ली जाए। आज हमने इसी हवाले से जो है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स है, लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स, उनको बुलाया था, उनके साथ बात हो गई और उनको हमने वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हम जो है ये प्रूव हो गई, कोई स्कूल जो है फ़ी ले रहा है इस नाम पे कि एनुअल फ़ी के नाम पे या एडमिशन फ़ी के नाम पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से हमने वाज़ेह कर दिया कि ऐसी कोई वायलेशन हम अलाउ नहीं करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे प्राइवेट स्कूल की मनमानियां और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से परेशान वालिदैन होते रहते हैं। बहुत से स्कूल श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे सूबे ऐसे भी हैं जो सरकार के हुक्मनामों पर अमल दरामद नहीं करते हैं। सरकार ने फीस कटौती का भी ऐलान किया था, बहुत से स्कूल नहीं मान रहे। सरकार ने बहुत से मामला उठाए थे, उसको भी नहीं मान रहे। और अब प्राइवेट स्कूलों से लेकर सरकारी स्कूलों तक एक मामला ये भी है कि उर्दू की ज़बान में भी कुछ न कुछ तब्दीली लाई जा रही है। खबरें मिल रही हैं कि उर्दू लैंग्वेज का अब जो रस्मुल ख़त है उसको बदलने के लिए भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं। उस पर भी आम लोगों की नज़र है, लेकिन रियासत का मुलाजिम तबका भी परेशान है और ख़ास तौर पे कंट्रैक्चुअल डेलीवेजर्स तो बार बार सरकार को बताते रहते हैं कि उनको मामलात को हल नहीं किया जा रहा है। और यही मामला महकमे जंगलात के कंट्रैक्चुअल और डेलीवेजर्स का भी है और आज इसी को लेकर उनका भी मुजाहरा श्रीनगर के नज़दीकी इलाका यूँ कहें तो कुलगाम के में देखने को मिला। और कुलगाम में आज एहतजाज करते हुए बताया कि कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगे तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा, वो कैसे अपनी जो ड्यूटी है वो दे पाएंगे। और इसी को लेकर आज कुलगाम में महकमे जंगलात के आर्जी मुलाजिम भी नारेबाजी कर रहे थे। 2017 में हम अपलोड हुए हैं और पिछले 3 महीने पहले यहाँ ऑडिट हुआ है इन केजबर लेबरों का, और जो जिनका रिपोर्ट 2-3 महीने पहले इन्होंने दिया है, जिसका चेयरमैन कंजर्वेटर साउथ था तौहीद साहब, और ऑडिट कमेटी का अफसर जो था वो प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर साहब थे। और वो ऑडिट जो इन्होंने किया है उसका हमें कहीं पता नहीं लगता है कि वो कहाँ पर रखा है इन्होंने, वो चीफ साहब ने अपने टेबल पर क्यों रखा है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारे 2017 से वेजेस रुके पड़े हुए हैं, उन वेजेसों को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। तीसरी बात है, अगर कि इन्होंने प्रिंसिपल चीफ साहब ने भी 24 अक्टूबर को इनको हमारे केजबर लेबरों के बारे में इनको कागजात दिए हैं, उनका रिपोर्ट भी इन्होंने आज तक पीसी साहब को नहीं दिए हैं। ये महकमे जंगलात के मुलाजिम, लेकिन हमारा एक तबका जिसे हम आंगनवाड़ी वर्कर भी कहते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर जो सरकार की हर मुसीबत में सामने आया है। चाहे सैलाब हो तो आंगनवाड़ी वर्कर, चाहे इंतखाबात हो तो आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल में मिड डे मील्स की तकसीमकारी हो तो आंगनवाड़ी वर्कर। और वही आंगनवाड़ी वर्कर इन दिनों तनख्वाह के लिए परेशान है। बताया जाता है कि काफ़ी वक्त से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हैं और कई बार हमने भी और आपने भी सब ने देखा होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर लगातार मुजाहरा करती रही हैं तनख्वाह को लेकर। आज भी मुजाहरा था तनख्वाह को लेकर। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्करों ने आज मुजाहरा करते हुए बताया कि तनख्वाहें नहीं हैं, इस मामूली सी तनख्वाह पे उनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो चूल्हा कैसे जलेगा। कर्ज भी आजकल देने में लोग कोताही दिखा रहे हैं, तंगदस्ती है लोगों में, कर्ज देने से हिचकिचाते हैं, तो फिर उनकी हालत कैसे होगी। और इसी मामले को लेकर वो अनंतनाग में आज सरकार के मामलात को लेकर मुजाहरा भी कर रहे थे। हमारी डिमांड ये है कि हम 1.5 साल से तनख्वाह से महरूम है। हमारी लाइबिलिटी 2018 से आगे चल रही है। हम गवर्नर हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा लाइबिलिटी तनख्वाह वो जल्द से जल्द हमें वागुजार करे। और ये चाहते हैं जो बाकी स्टेट में, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में जो स्टेट है, वहाँ 10,000 20,000 वर्करों को देते हैं या हेल्परों को देते हैं। हमें कुछ नहीं मिला, हमें खाली 5,000 मिल रहा है। हम अपील कर रहे हैं गवर्नर हुकूमत से कि हमें जो हमारी मुतालबात है वो जल्द से जल्द हल करे। और चलिए कुछ पानी की बात हो जाए जो सरकार के कई महकमों को पानी पानी कर ही जाता है। वादी लोलाब के चश्मे अपने पानी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन वादी लोलाब के अक्सर इलाकों से खबरें आ रही कि पानी नहीं है। बिजली के हवाले से वहाँ के लोगों का यही कहना और आम लोग भी यही बता रहे हैं कि बिजली तो अब वादी कश्मीर में गायब ही हो चुकी है। अगर कहीं आती है 1-2 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद ये पानी की पैदा की गई बिजली
महकमे को पानी पानी करिए। और इंदरगाम पटन में तो पीने के पानी की किल्लत है और इंदरगाम पटन के लोगों ने आज इसी चीज़ को लेकर सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि आखिर कब सरकार के यह महकमा जाग कर आवाम को बेहतर पानी बेहतर सहूलियात दे पाएगी। हुकामन तहत वात तो यह कि अस परेशानी आब क्या वनस चन आब वर कहें तह हालांकि चन आब क्युत क्या घर ती फिल्ट्रेशन करान वगैरह गरीब बिचार करान कि अस ठीक पे गुन इंतजाम ताकि रोजाव अत वुह पाइप गम ब्लॉक हत लट वोनस एक्सटेंट साहबस पाइप पेटस 10 किलो जार द्राव तम अगर तुम वह पाइप प्राटन हालस वो सारे पाइप 2-3 प्राट तो 35 वर्ष हम करान टस से मस कह अगर वो वह पाइप हेकन प्राटस वह पाइप कर साफ तुम त्रा नई अस पे 90% लूकन आब हतस गरस लग भग योर आब पकान कहें बे हमें 50 पानी बिजली सड़क ये आवाम के बुनियादी हकूक का हिस्सा, लेकिन इसी पानी बिजली और सड़क के लेकर अक्सर कश्मीर में सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया जाता है कि दुनिया में लोग आसमान पे पानी तलाश करें, चांद पे सड़क बनाने की कोशिश करें, लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी कश्मीर में पानी बिजली और सड़क के लिए लोगों को हाय हाय करना पड़ता है। और सिरपुरा गांदरबल में भी सड़क की खस्ताहाली को लेकर आज हाय हाय करते हुए सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया जा रहा था कि सरकार की बनाई गई सड़क और इस सड़क से चलना दुश्वार होता है। मुकामी लोगों का यही कहना कि मामूली सी बारिशें हों तो सड़क पानी के खड्डों में तब्दील हो जाती है और फिर अब बारिशें तो होनी है, आइंदा का दिन या आइंदा के वक्त, आइंदा के महीने वहाँ की आवाम के लिए मुसीबत होंगे। और अभी वक्त है। आज तारकोल मुकामी लोग बता रहे थे कि नहीं डाला जा सकता, लेकिन कुछ सड़क की मरम्मत की जा सकती है, कुछ रोड़ी बजरी तो डाली जा सकती है। 2014 मज पत्म लटन मैगडम त्रोमुत तत पे वुनिक तान फिलिंग कह चीज़ या सड़क गोमुत मुख्तलिफ किस्म दुश्वार वनस स्कूल बच्चे हेकान पकित कह गाड़ी माना योर सवार गाड़ी पकन कह सोमो वोल माना पकन अमि वजह सतन कि सड़क हज खस्तहाली अमि वजह सतन माना योर यून यथ इलाकस मज कहें हज बस R&B दफ्तर वालन R&B डिपार्टमेंटस करान गुजारिश कि अगर न यथ सीजन मज यथ मैगडम गि तो कम से कम फिलिंग कह अरेंजमेंट करियो युथ लूक पकित हेकान युथ पेशेंट तो हस्पताल तान वातित हेकान कह चीज़ बन है तो यात मुतलिकन। चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर, लेकिन चलते चलते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको कहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मिले तो उनको ज़रूर बताइएगा कि श्रीनगर की सड़कों पर बहुत से ऐसे जानवर अक्सर घूमते फिरते रहते हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी टांगें टूटी हुई हैं, जो बहुत बीमार हालत में, लेकिन ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्टर, कोई भी अफसर इन लावारिस जानवरों की निगाहदाश्त के लिए कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर वाकई में कहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मिले तो उसको वाकई ये बता दिया जाए, उसको ये एहसास दिलाया जाए कि ये शहर में बेजुबान जानवर और इन जानवरों का पुरसा निहाल कहीं न कहीं इसी डिपार्टमेंट को होना चाहिए था, लेकिन आखिर वो है कहाँ, क्यों अपनी ड्यूटी से वो गाफिल नजर आ रहा है। तो इसके साथ ही अभी तक आज का ग्राउंड रिपोर्ट खत्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।